अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जमात हफ्तम यानी 7वीं जमात की साइंस की किताब से पहला सबक ग़िज़ा के अज्ज़ा के अहम पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने 6वीं जमात से 11वें सबक के अहम पॉइंट्स के बारे में जाना था। दोस्तों, उस वीडियो का सिलसिला भी यानी 6ठी जमात से भी समाजी इल्म के वीडियोस बनाई जाएगी और उसके साथ साथ 7वीं जमात की साइंस की किताब से भी वीडियो आपके सामने पेश की जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी अहम है उन दोस्तों के लिए जिनका बीएड में मेथड बायोलॉजिकल साइंस है और फिज़िकल साइंस है। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मायने रखती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सबक से पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ग़िज़ा हमें फ़राहम करती है। दोस्तों, ग़िज़ा हमें क्या फ़राहम करती है? तो दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा, तवन्नाई, यानी ग़िज़ा हमें तवन्नाई फ़राहम करती है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, ग़िज़ा के लाज़मी अज्ज़ा हैं। दोस्तों, ग़िज़ा के लाज़मी अज्ज़ा कौन से हैं? देखें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ, विटामिन और नमकियात। दोस्तों, ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ, विटामिन और नमकियात पाए जाते हैं, यानी उसी को ग़िज़ा के लाज़मी अज्ज़ा कहा जाता है। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखें दोस्तों कि उसके अलावा ग़िज़ा में पानी और रेशे भी पाए जाते हैं। ये भी हमारी ग़िज़ा के लाज़मी अज्ज़ा हैं। उन्हें हम मख्फियात, उसको इंग्लिश में हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स की जांच के लिए इस महलूल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स की जांच के लिए इस महलूल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है या फिर नहीं, उसकी जांच के लिए कौन से महलूल का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा, आयोडीन, यानी आयोडीन के ज़रिए ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर नहीं, आयोडीन के महलूल से मालूम किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, ग़िज़ा में आयोडीन डालने पर ग़िज़ा का रंग इसमें तब्दील हो जाता है और इसकी मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। दोस्तों, ग़िज़ा में आयोडीन डालने पर ग़िज़ा का रंग कौन से रंग में तब्दील हो जाता है और इसमें किसकी मौजूदगी को ज़ाहिर करता है? तो दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा, यानी ग़िज़ा में आयोडीन डालने पर ग़िज़ा का रंग नीले रंग में तब्दील हो जाता है, जो कि इसमें नशास्ता या फिर कहें कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, ग़िज़ाई अज्ज़ा में चर्बी की जांच के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ग़िज़ाई अज्ज़ा में चर्बी की जांच के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये पता चलता है कि ग़िज़ा में चर्बी मौजूद है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, सफ़ेद कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ग़िज़ा में चर्बी मौजूद होती है तो सफ़ेद कागज़ नीम शफ़ाफ़ हो जाएगा, यानी किसी ग़िज़ाई शय की थोड़ी सी मक़दार अगर लें और सफ़ेद जो कागज़ है उस पर रगड़ेंगे तो कागज़ नीम शफ़ाफ़ हो जाए तो हम ये समझेंगे कि उसमें चर्बी मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ग़िज़ाई अज्ज़ा में प्रोटीन की जांच के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी ग़िज़ाई अज्ज़ा में प्रोटीन की जांच किस तरीके से की जाती है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, कॉपर सल्फ़ेट 2% और सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% महलूल को लेकर ग़िज़ाई अज्ज़ा में प्रोटीन की जांच की जाती है।
اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ غذا میں پروٹین کی جانچ کے دوران کاپر سلفیٹ اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ ڈالنے پر غذا کا جو رنگ ہوتا ہے سرخ مائل یا کہیں بنفشی رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ پروٹین کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، اس میں زیادہ نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس پایا جاتا ہے۔ دوستو وہ کون سی غذائی اشیاء ہے جس میں نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، چاول یعنی رائس میں کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ زیادہ پایا جاتا ہے، جس کے فیصد کی اگر ہم بات کریں تو دوستو 78.2% یا پھر 78.2% نشاستہ چاول میں پایا جاتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، اس میں زیادہ چربیاں پائی جاتی ہے۔ دوستو زیادہ چربیاں کس میں پائی جاتی ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، تیل یعنی آئل میں زیادہ چربیاں پائی جاتی ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستو، اس میں زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے۔ دوستو کس میں زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے؟ دوستو غذائی اشیاء میں کئی قسم کے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، لیکن ان اجزاء کی مقدار مختلف غذائی اشیاء میں مختلف ہوتی ہے۔ تو دوستو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کس میں زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، انڈا یعنی ایگ۔ اگر انڈا 100 گرام کا ہوگا تو اس میں پروٹین کا فیصد دیکھیں دوستو 13.3 گرام، یعنی زیادہ پروٹین انڈے میں پایا جاتا ہے 13.3 گرام۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا، بڑھتے ہوئے بچوں کو مخوی غذا ضروری ہوتی ہے جس میں یہ زیادہ ہو۔ دوستو یہاں پر سوال میں ہی جواب ہے کہ بڑھتے ہوئے بچوں کو کیا ضروری ہوتی ہے، یعنی کون سی غذا ضروری ہوتی ہے؟ تو جواب ہمارا یہ رہے گا دوستو کہ مخوی غذا۔ تو اب سوال ایسے پوچھ لیا جائے کہ بڑھتے ہوئے بچوں کو مخوی غذا ضروری ہوتی ہے جس میں یہ زیادہ ہو، یعنی کیا زیادہ ہو؟ تو جواب یہ رہا دوستو، پروٹین۔ دوستو شخص کی عمر اور اس کے کام کے لحاظ سے اس کو کاربوہائیڈریٹس اور چربیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑھتے ہوئے بچوں اور بالغوں کے لیے مخوی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے لیے ایسی غذا جن میں پروٹین زیادہ ہو، جیسا کہ دودھ، دالیں اور گوشت وغیرہ کا، بچے اور بالغ لوگ اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قلیل مقدار میں وٹامن اور نمکیات بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے استعمال سے یعنی مخوی غذا کے استعمال سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ رہا دوستو، جسمانی نشو و نما کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جسمانی نشو و نما کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو جواب ہمارے سامنے یہ رہا دوستو، ریشے دار غذائیں۔ دوستو ہماری غذا میں چند ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہیں، انہیں ہم ریشے دار یا پھر ریشے دار غذائیں کہتے ہیں۔ دوستو اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے غذا میں چند ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتے ہیں، انہیں ریشے دار غذائی اجزاء کہا جاتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ترائی، بھینڈی، سیم، مٹر، کدو، پالک، ابلا ہوا رتالو ہے، یا پھر یہ ہے دوستو ترائی، بھینڈی، سیم، مٹر، کدو، پالک، ابلا ہوا رتالو، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ریشے دار غذائیں۔ دوستو پچھلے پوائنٹ میں ہم نے جانا کہ جسمانی نشو و نما کے لیے ہمیں ریشے دار غذا کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ریشے دار غذائیں استعمال کرنی پڑتی ہے جسمانی نشو و نما کے لیے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریشے دار غذائیں کون سی ہیں؟
तो दोस्तों तुरई, भिंडी, सेब, मटर, कद्दू, पालक, उबला हुआ रतालू ये रेशेदार ग़िज़ाएँ कहलाती है। दोस्तों तुरई, भिंडी, सेब, मटर, कद्दू, पालक और उबला हुआ रतालू अगर आप इसको काट कर देखेंगे या फिर इसके टुकड़े करेंगे तो आपको बारीक रेशे या धागे नुमा साख्तें इसमें नज़र आएंगी। इसी को हम रेशे या धागे नुमा साख्तें कहते हैं। और दरअसल ये ग़िज़ाई रेशे दोस्तों एक किस्म के कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, इन फलों में रेशेदार ग़िज़ा होती है। दोस्तों वो कौन से फल हैं या फिर फलों में रेशेदार ग़िज़ा होती है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, मौज़, सेब और पपाई। या फिर कहें कि फलों में रेशेदार ग़िज़ा कौन सी है? तो दोस्तों मौज़, सेब और पपाई ये फलों में रेशेदार ग़िज़ा होती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, रेशे हमें इससे बचाते हैं। दोस्तों आखिर क्या वजह है कि हमें जिस्मानी नशोनुमा के लिए रेशेदार ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई है और हम करते आ रहे हैं? तो दोस्तों रेशेदार ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से या फिर रेशेदार ग़िज़ा हमें किस चीज़ से बचाते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, कब्ज़। दोस्तों रेशे हमें कब्ज़ से बचाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ग़िज़ाई रेशे इसमें मदद देते हैं। दोस्तों ग़िज़ाई रेशे किस चीज़ में मदद देते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा, ग़िज़ा को आंतों में गुज़रने। दोस्तों ग़िज़ाई रेशे एक किस्म के कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं जो नाकाबिल हज़म होते हैं और ग़िज़ा को आंतों में से गुज़रने में मदद देते हैं और ये रेशे हमें कब्ज़ से बचाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, अक्सर फलों और तरकारियों को बग़ैर छिलका निकाले इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इनमें ज़्यादा मकदार इसकी पाई जाती है या फिर इसकी होती है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा और आपने भी फलों का इस्तेमाल किया होगा, जैसा कि देखें अक्सर हम फलों को उसका छिलका निकाल कर खाते हैं जैसा कि मौस, लेकिन बाज़ फल ऐसे हैं दोस्तों जैसा कि देखें सेब, अंगूर, जाम वगैरह बग़ैर छिलका निकाले इसका इस्तेमाल करते हैं यानी इसको खाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि अक्सर फलों और तरकारियों को बग़ैर छिलका निकाले इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी वजह क्या है? तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, इनमें रेशों की मकदार ज़्यादा होती है यानी छिलके में रेशे की मकदार ज़्यादा होती है, यानी फलों और तरकारियों को बग़ैर छिलका निकाले इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इनमें रेशों की मकदार ज़्यादा होती है। तो दोस्तों हमको चाहिए कि हम हमारी ग़िज़ा में रेशेदार ग़िज़ा को भी शामिल करें। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, रेशे हमें इस अमल में मदद देते हैं। दोस्तों रेशे हमें किस अमल में मदद देते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा, हाज़िमे, यानी रेशे हमें हाज़िमे के अमल में मदद देते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, रेशे इससे बने होते हैं जो नाकाबिले हज़म है। दोस्तों पिछले पॉइंट्स में मैंने इसका ज़िक्र भी किया, लेकिन आप इसको अच्छे से ज़हन में रखें कि रेशे किससे बने होते हैं जो नाकाबिले हज़म है। तो जवाब आपके सामने ये रहा, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ग़िज़ाई रेशे एक किस्म के कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं जो नाकाबिले हज़म होते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, ग़िज़ा को हाज़मी नाली में बाआसानी हरकत करने में मदद देता है। दोस्तों ग़िज़ा को हाज़मी नाली में बाआसानी से हरकत करने में कौन मदद देता है या फिर कौन मदद करता है? जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, पानी। दोस्तों आप उसके साथ साथ पिछले पॉइंट में आप ये भी जोड़ लें कि फलों और तरकारियों को बग़ैर छिलका निकाले इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उनमें ज़्यादा मकदार रेशों की होती है। लेकिन दोस्तों ज़राअत में
آج کل کی زراعت میں دوستوں کئی نقصان دہ حشرات کچھ دواؤں کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، یعنی حشرات کو یا پھر کہیں کیڑے مار دواؤں کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ہم دوستوں ان پھلوں کو بغیر چھلکا نکالے ہوئے ہی استعمال کریں گے تو یہ پھل ہمیں فائدہ دینے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ تو دوستوں ان پھلوں کو یا پھر ان ترکاریوں کو بغیر چھلے ہوئے کھانے سے پہلے انہیں نمک کے پانی سے اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، ایسی غذا کو متوازن غذا کہتے ہیں جس میں یہ ہو۔ دوستوں وہ کون سی غذا ہے جس کو متوازن غذا کہتے ہیں اور جس میں یہ ہوتا ہے یا پھر یہ پایا جاتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا دیکھیں دوستوں، چربیاں، وٹامن اور نمکیات مناسب مقدار میں ہو، اس کو یا پھر ایسی غذا کو متوازن غذا کہتے ہیں۔ دوستوں ایسی غذا جس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین نسبتاً زیادہ ہوں اور چربیاں، وٹامن اور نمکیات مناسب مقدار میں موجود ہو، متوازن غذا کہلاتے ہیں۔ اور دوستوں ایسی غذا کا استعمال کرنا ہمیں بے حد ضروری ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا، خشک میوہ جات جسم کے لیے یہ بخشتے ہیں۔ دوستوں خشک میوہ جات جو ہوتا ہے یعنی ڈرائی فروٹ جسم کے لیے کیا بخشتے ہیں؟ تو دوستوں پہلے یہ سمجھ لیں کہ خشک میوہ جات کون سے ہیں۔ کھجور، پستہ، کاجو، بادام، کشمش، پھلی وغیرہ یہ تمام خشک میوہ جات ہیں۔ یہ جسم کو کیا بخشتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، صحت و طاقت۔ تو دوستوں انہیں ہم اپنی غذا میں شامل کرنا چاہیے اور ان میوہ جات کا قلیل مقدار میں کھانے کے لیے استعمال کرنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو دوستوں ہمیں اپنی غذا کو متوازی غذا بنانا چاہیے۔ روزانہ مناسب مقدار میں سبز اور کچی ترکاریاں جیسا کہ اس کے ساتھ ساتھ اجناس، دالیں اور دودھ کو اپنی غذا میں شامل کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں چربیاں جیسا کہ تیل، گھی اور مسکا وغیرہ جو بھی یا پھر کہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس کا قلیل مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، غذا کے مخفیات اس کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں، یعنی غذا میں جو موجود مخفیات ہوتے ہیں دوستوں کس کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، غذا کو کاٹ کر دھونے یا پھر زیادہ ابالنے، بھوننے اور تلنے وغیرہ کی وجہ سے غذا میں کے مخفیات ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوستوں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ حقیقتاً متوازن غذا سستی ہوتی ہے، یعنی مختلف سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے اور اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ متوازن غذا کو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، یہاں تک کہ مفلس بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو دوستوں غذائی اشیاء کو زیادہ ابالنے، تلنے، بھوننے اور بار بار گرم کرنے سے ان میں موجود غذائی اجزاء تلف ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ترکاریوں کو کاٹ کر ٹکڑے کرنے کے بعد دھونے سے ان میں موجود مخفیات بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا دوستوں، اس قسم کی غذا کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ دوستوں وہ کون سی قسم کی غذا ہے جس کا زیادہ استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ تو دوستوں جواب ہمارے سامنے یہ رہا، جنک فوڈ جیسا کہ پیزا، برگر اور نوڈلز وغیرہ۔ لیکن دوستوں اگر حالات حاضرہ کا جائزہ لیں، زیادہ طور پر اسی غذا کا پریزنٹ میں یا پھر کہیں حال میں اس کا ہی استعمال زیادہ ہو رہا ہے، یعنی جنک فوڈ کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ دوستوں اگر ہم روزانہ صرف نوڈلز، پیزا اور برگر ہی کھائیں گے تو دوستوں ہمارے جسم کو اگر دیگر مخفیات نہیں ملیں گے یا پھر دستیاب جسم کو نہیں ہوں گے
तो जंक फूड के इस्तेमाल से यानी जंक फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारा हज़मी निज़ाम मुतासिर हो जाता है। तो दोस्तों कोशिश करें कि जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इस सबक से आपके सामने ये रहा, ग़िज़ा और तग़ज़ियात से मुताल्लिक़ साइंसी मालूमात का बानी है। दोस्तों ग़िज़ा और तग़ज़ियात से मुताल्लिक़ साइंसी मालूमात का बानी कौन था? तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, फ्रांसीसी साइंसदान लुईज़र। दोस्तों आज से तकरीबन 170 साल कबल मगरिब में ग़िज़ा और तग़ज़ियात से मुताल्लिक़ साइंसी मालूमात बहुत कम थे। तो दोस्तों तग़ज़िया की जदीद साइंस का या फिर जदीद साइंस के बारे में जिसने ग़िज़ा और तग़ज़ियात से मुताल्लिक़ मालूमात की या फिर ग़िज़ा और तग़ज़ियात से मुताल्लिक़ साइंसी मालूमात को पेश किया या फिर मालूमात का बानी कहिए, जिसका नाम फ्रांसीसी साइंसदान लुईज़र, जिसने तग़ज़िया पर तहक़ीक़ात की और नए राज खोले। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, जेम्स लिंड ने 1752 ईस्वी में इस बीमारी का पता चलाया। दोस्तों जेम्स लिंड ने 1752 ईस्वी में कौन सी बीमारी का पता चलाया? तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, स्कर्बुद। उसको हम इंग्लिश में कहें या फिर इंग्लिश में कहेंगे स्कोरी। दोस्तों जेम्स लिंड ने 1752 ईस्वी में इस बीमारी का पता चलाया। उस बीमारी का नाम स्कोरी है और उसको हम उर्दू में स्कर्बुद कहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, स्कोरी बीमारी का इलाज इससे किया जाता है। दोस्तों स्कोरी बीमारी का इलाज किस चीज़ से किया जाता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, ताज़ा फल खाकर। दोस्तों इस बीमारी का इलाज ताज़ा फलों और तरकारियां खाकर किया जा सकता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ेंगे। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, किस सदी में पता चला कि हमारे जिस्म के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बियां जैसे अहम अज्जा की ज़रूरत होती है? दोस्तों वो कौन सी सदी थी जिसमें हमें ये पता चला था कि हमारे जिस्म के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बियां जैसे अहम अज्जा की ज़रूरत होती है? तो दोस्तों सदी कौन सी थी? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, 19वीं सदी। यानी 19वीं सदी में पता चला कि हमारे जिस्म के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बियां जैसे अज्जा की ज़रूरत होती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, जंक फूड के इस्तेमाल से ये निज़ाम मुतासिर होता है। दोस्तों पिछले पॉइंट्स में हमने जिक्र भी किया था कि जंक फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से कौन सा निज़ाम मुतासिर होता है, फिर भी इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें, जंक फूड के इस्तेमाल से ये निज़ाम मुतासिर होता है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, हाज़मी निज़ाम, यानी जंक फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से हाज़मी निज़ाम मुतासिर होता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, जिस्मानी नशोनुमा में ये मदद देते हैं। दोस्तों जिस्म के नशोनुमा में क्या चीज़ मदद देते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, प्रोटीन, यानी प्रोटीन्स जिस्मानी नशोनुमा में मदद देते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों इस सबक का आखिरी पॉइंट आपके सामने ये रहा, चर्बियाँ और तेल फराहम करते हैं। दोस्तों चर्बियाँ और तेल क्या फराहम करते हैं, यानी इंसान को ये चर्बियाँ और तेल क्या फराहम करते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, तवन्नाई। दोस्तों चर्बियाँ और तेल इंसान को तवन्नाई फराहम करते हैं, लेकिन दोस्तों चर्बियाँ और तेल का ज़्यादा इस्तेमाल अगर इंसान करता है तो फैट बढ़ जाता है, यानी मोटापा आ जाता है। तो दोस्तों चर्बियाँ और तेल का वाफर मकदार में यानी कलील मकदार में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों ये थे 7वीं जमात के साइंस किताब से पहले सबक के अहम पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे। इंशाल्लाह फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।